आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सोमा बनी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोरपा, केमिस्ट्री लेक्चरर। आज मैं अपना टीएलएम प्रदर्शन करने वाली हूँ। इसमें मैं 9वीं से 12वीं तक के कुछ पॉइंट्स जिसे बच्चों को समझाने के लिए बहुत आसान हो, इस तरह से मैंने प्रयास किया है। तो सबसे पहले कक्षा 9वीं का जो एक टॉपिक है जिसमें अणुसूत्र बनाना होता है बच्चों को यौगिकों का, तो इसके लिए बच्चों को एक संयोजी यौगिक, द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी यौगिकों के द्वारा हम समझाते हैं। साथ ही पुस्तक में क्रिस क्रॉस मेथड या आड़ा तिरछा पद्धति भी है, लेकिन एक और आसान तरीका हम यहाँ पर बच्चों को बता सकते हैं, जैसे कि एक जिक्सा मेथड होता है, जिक्सा कार्ड मेथड होता है, जिसके द्वारा हम ऐसे छोटे छोटे कटिंग बना करके बच्चों को ये बता सकते हैं कि कैसे हम कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे यदि हमें कॉपर 2+ का इस तरह से कटिंग कर लिया और कॉपर 2+ के साथ कार्बोनेट को मैच कराना है, तो कैसे ये अलग से कार्ड बन गया और ये अलग से कार्ड बन गया, फिर इसके द्वारा हम इसको सेट कर सकते हैं। तो बच्चों को भी बहुत आसान हो जाता है सीखना कि इसमें भी 2 संयोजी है, ये भी द्विसंयोजी है और ये भी द्विसंयोजी है, कैसे ये इसमें जाकर फिट हो सकता है। वैसे ही यहाँ पर सल्फेट का भी इसी तरह का बना हुआ है। यदि हमें लेड सल्फेट बनाना है तो ये यहाँ पर इसके साथ फिट हो सकता है। इसी तरह यहाँ पे सिल्वर ऑक्साइड बनाना है तो ये भी जैसे सिल्वर ऑक्साइड के 2 लेंगे तो ये एक सिल्वर ऑक्साइड यहाँ और एक सिल्वर ऑक्साइड, एक सिल्वर इस तरह से आ जाएगा और एक सिल्वर ऐसे आ जाएगा, तो इस तरह यहाँ सिल्वर ऑक्साइड बन जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे हम कार्ड बना सकते हैं छोटे छोटे। तो ऐसे कॉपर का, कार्बोनेट का, लेड, सल्फेट, जिंक ऑक्साइड, सिल्वर आयन, तो ये सारे कार्ड बना करके हम बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं कि कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर जो भी मैंने लिया है, जिस तरीके के कार्ड मैंने लिए हैं, उससे कितने तरह के कंपाउंड बन सकते हैं यहाँ पर आप देखिए। जैसे यदि लेड है तो लेड के साथ सल्फेट बन सकता है, लेड सल्फेट हो गया। जिंक है तो जिंक 2+ है और सल्फेट में भी 2- है, तो ये देखिए यहाँ पर इस खांचे में ये वाला खांचा हट जाएगा, तो ये कार्ड हम अलग से बना सकते हैं। ये मैंने सैंपल के रूप में दिया है, इसे आप अलग अलग कार्ड के रूप में भी बनाकर बच्चों को बता सकते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड है तो जिंक है, जिंक के ऊपर 2+ है, ऑक्साइड ये और 2- है, तो ये जिंक का जो है यहाँ पर ये 2 खाने हैं और ये 2 खाने, इस तरह से ये इसमें सेट हो सकता है। तो कितनी आसानी से बच्चा ये सीख जाएगा कि जिंक ऑक्साइड बनता है तो इस तरह से कंपाउंड फॉर्म होगा, और ये पूरा जिक्सा कार्ड के द्वारा वो खेल खेल में सीख सकते हैं कैसे ये कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। साथ ही ये तो हमारे पुस्तक में है ही कि कैसे क्रिस क्रॉस मेथड से कंपाउंड बन सकता है, कि फर्स्ट जो आयन है उसका जो आवेश है वो दूसरे के नीचे और दूसरे का जो आवेश है वो पहले के नीचे। तो ये तो बच्चे सीखते ही हैं, साथ में हम इस तरह से उनका प्रैक्टिस करा सकते हैं, इस तरह से असेसमेंट भी कर सकते हैं कि बच्चों ने सीखा या नहीं सीखा। तो ये कक्षा 9वीं से संबंधित है। अब हम कक्षा 11वीं से संबंधित एक टॉपिक लेंगे जिसमें कि VSEPR थ्योरी है। VSEPR थ्योरी ये कहता है कि यदि किसी केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होते हैं तो उस अणु की जो ज्यामिति होती है, आकृति होती है, वो विकृत नहीं होती है, सामान्य होती है। लेकिन यदि किसी अणु के चारों तरफ, किसी भी अणु के केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के पेयर हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जिन्हें हम नॉन बॉन्डिंग या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं, तो उनकी वजह से उस अणु की जो ज्यामिति है वो विकृत हो जाती है। तो यहाँ पर हम एक शॉर्टकट ट्रिक अपनाएंगे कि कैसे हम याद रख सकते हैं कि किस अणु की ज्यामिति कैसी होगी। जैसे यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, ये देखिए VSEPR थ्योरी के लिए शॉर्ट ट्रिक है, यदि आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। जैसे हम गिनती पढ़ते हैं तो 21, 22, 31, 32, 41, 42, 51 ये हमें याद रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, पहला कॉलम मैंने बॉन्ड पेयर बनाया, दूसरा कॉलम लोन पेयर का। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा कि यदि हम 21 कह रहे हैं तो बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर 1 है। वैसे ही इसमें ये याद रखना है कि ये इसकी आकृति बेंट होगी। अगर 2-2 है तो बेंट होगी, यदि 3-1 है तो ट्राइगोनल पिरामिडल होगी, यदि 3-2 है तो टी शेप्ड होगी, यदि 4-1 है तो सीसॉ ज्योमेट्री होगी, यदि 4-2 है तो स्क्वायर प्लेनर होगा और 5-1 है तो स्क्वायर पिरामिडल होगा। तो इस तरह से बच्चे बहुत आसानी से याद रख सकते हैं और हमें भी याद रहता है कि यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक अपना लेंगे कि बीट्स, यदि हम बीट्स कहते हैं तो इससे पता चल जाता है कि कैसे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के आधार पर हम इसकी संरचना को याद रख सकते हैं। जैसे ये बीट्स है तो BEA यहीं कर दिए, और ये TT है तो ये T, और ये SS है तो ये S। तो इस तरह से बीट्स जिसका अर्थ धुन होता है, तो हम इसको कैसे याद रख सकते हैं। तो इसमें से कुछ आकृति मैंने यहाँ बनाया हुआ है, जैसे देखिए
कि ये जो है ये अमोनिया का स्ट्रक्चर हो गया, नाइट्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन, इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट है। इस एक लोन पेयर के प्रेजेंट के कारण इसकी जो आकृति है, वैसे इसमें sp3 संकरण होता है तो नियम से चतुष्फलकी होना चाहिए, लेकिन इसकी आकृति हो गई ट्राइगोनल पिरामिडल। वैसे ही यहाँ जल की संरचना अगर हम देखें, जल की जो ज्योमेट्री है, जल जो है वो भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में रहता है, लेकिन यहाँ भी दो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के साथ में, तो इसकी आकृति बेंड हो गई। तो ये देखिए यहाँ पर 2 लोन पेयर है और 2 यहाँ पर बॉन्ड पेयर है, तो इसकी आकृति बेंड हो गई। यहाँ पर देखिए अमोनिया की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पर एक लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर हो गया और 3 यहाँ पर ये बॉन्ड पेयर है, तो इसकी आकृति ट्राइगोनल पिरामिडल हो गई। तो ये मैच कर रहा है इससे। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, हो सकता है कोई एग्जाम्पल यहाँ मैच ना भी करे। जैसे यहाँ पर हम Cl(F3) का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ देखिए T आकृति है, तो ये Cl है और ये 3 जो है वो F है। तो यहाँ पर Cl में 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, ये 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, ये देखिए 2 लोन पेयर और 3 इसमें बॉन्ड पेयर है, 1 2 3 फ्लोरीन के ये 3 बॉन्ड पेयर हो गए। इस तरह इसकी आकृति T आकार की हो गई। वैसे इसमें जो संकरण होता है वो sp3d होता है, नियम से इसका जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होना चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ पर VSEPR थ्योरी अप्लाई हो रहा है तो 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, इसलिए इसकी जो आकृति है वो विकृत हो जाएगी और ये टी शेप हो जाता है। इसी तरह से IF5 है, तो IF5 में एक लोन पेयर दिखाई दे रहा है और 1 2 3 4 5 यहाँ पर बॉन्ड पेयर है, ये 5 1, तो इसका जो शेप हो गया वो स्क्वायर पिरामिडल हो जाता है। तो इस तरह से इसकी आकृति भी विकृत हो गई। तो यहाँ पर हमने देखा कि कक्षा 11वीं में जब बच्चे संकरण के साथ VSEPR थ्योरी पढ़ते हैं तो बहुत आसानी से एक शॉर्ट ट्रिक मेथड से इसे वो सीख सकते हैं। इसी तरह से कक्षा 12वीं में सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में भी हम ऐसे छोटे से मॉडल बनाकर बच्चों को जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसको समझा सकते हैं। इसमें जैसे 8 कोने पर 8 है और इधर देखिए, इधर ऊपर 4 कोना और नीचे 4 कोना, तो इस तरह से हम सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बता सकते हैं। और इसी में हम एक ही स्ट्रक्चर बनाकर हम इन्हें बता सकते हैं कि यदि यहाँ बीच में एक रहेगा तो ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होगा, और यदि फलक पे रहेगा, जैसे अगर यहाँ पर है इस फलक पे, यहाँ सामने, इधर साइड में दोनों साइड, और ये नीचे और ये पीछे, तो इस तरह से जो 6 फलक हैं, 6 फलक पर भी हम सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर वाले एक मॉडल से हम तीनों को बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक लिया कि जिसमें सिंपल क्यूबिक है और इसमें बीच में हम बता देंगे, यहाँ बीच में हम बता देंगे कि ये बॉडी सेंटर्ड बन गया, क्योंकि यहाँ 8 तो है ही, 8 कोने पर 8 है, 4 ऊपर 4 नीचे और एक केंद्र में हो गया, तो इस तरह ये बॉडी सेंटर्ड हो गया। अगर इसे फेस सेंटर्ड शो करना है तो हम यहाँ पर एक ही इसमें फेस सेंटर्ड के रूप में यहाँ पर एक लेकर के बता सकते हैं बच्चों को कि ऐसे ये स्थापित होता है। तो एक ऊपर फिर एक नीचे, इधर चारों कोनों पे 4 हो जाएगा। तो इस तरह से चारों जो इसका फलक हैं, इधर दोनों सामने पीछे और इधर दोनों साइड में और ऊपर और नीचे, तो इस तरह से टोटल 6 फलक हो गए। तो इस तरह से एक ही स्ट्रक्चर में हम सभी तीनों को बता सकते हैं। और इसमें हम कैसे परमाणुओं की संख्या गिन सकते हैं, एक ही यूनिट सेल है तो इस यूनिट सेल में हम कैसे परमाणु की संख्या गिन सकते हैं। सबसे पहले बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो इसका सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, इसमें 8 कोने में 8 होता है, तो प्रत्येक जो कोना होता है वो अन्य यूनिट सेल से जुड़ा होता है, अन्य और यूनिट सेल से जुड़ा होता है, तो वो एक कोना जो है वो बाकी सबका 1/8वां भाग होता है। तो इस एक कोने में हम ये समझ सकते हैं कि ये बाकी सबका 1/8वां पार्ट है। तो ये एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर हो गया। तो इसके लिए परमाणुओं की संख्या हो गई 1, 8 गुणा 1/8। तो भी बहुत इजीली बच्चे इस स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं। उसी तरह से ये बॉडी सेंटर, जैसा मैंने बताया कि अगर यहाँ पर एक है तो 8, चूँकि सभी में बेसिक स्ट्रक्चर तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का ही है, तो ये तो रहेगा ही 8 गुणा 1/8, एक ये आएगा और ये एक इसके जो केंद्र में है, तो 1 और 1 हो गया 2। तो बॉडी सेंटर या BCC के लिए परमाणुओं की संख्या हो गई 2। इसी तरह से यदि हम फलक केंद्रित लेते हैं तो ये बेसिक स्ट्रक्चर तो ये रहेगा ही 8 गुणा 1/8, और साथ में 6, चूँकि 6 फलक है और एक फलक के 2 पार्ट है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, जैसे ये है, इसमें हम समझा सकते हैं कि एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया, यानी इस फलक में जो परमाणु जो प्रेजेंट है आयन परमाणु, ये बाकी सबका इसका मतलब 1/2 पार्ट है, यानी ये शेयर हो रहा है एक और यूनिट सेल से, तो ये आधा यहाँ है और आधा इसका दूसरा यूनिट सेल में। तो इस तरह से हम 6 फलक जो है, एक फलक के 2 पार्ट,
तो यहाँ पर हम 6 × 1/2 करके कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका मान आता है 4, क्योंकि इसके लिए 1 है और इसके लिए 6 × 1/2 तो 3 आया, 3 और 1 4। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से इसे समझा सकते हैं। ऐसे ही कक्षा 11वीं में हाइड्रोकार्बन पढ़ाते समय हम छोटे छोटे मिट्टी के बॉल से भी आसानी से बच्चों को बता सकते हैं कि मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा बनता है। मीथेन CH4, इस तरह से इसकी संरचना चतुष्फल की होती है, 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है। sp3 संकरण इसमें पाया जाता है और कार्बन की संयोजकता जो है वो 4 होती है, वो यहाँ से हम बता सकते हैं। ये तो हो गया एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन। अगर हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एग्जाम्पल लें तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम ले सकते हैं एथिलीन का एग्जाम्पल, जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में इस तरह से डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है और यहाँ पर C2H4, ये 2 कार्बन है, येलो बॉल्स जो है वो कार्बन को शो कर रहा है और ये 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन से 2-2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये यहाँ पर इसके वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए लगा हुआ है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये एल्कीन को शो करता है। इसी तरह से यदि हम एल्काइन की बात करते हैं तो एल्काइन में इस तरह से कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है और ये उसके साथ